हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग राजक्षमा की चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने राजक्षमा के बारे में बताया है, राजक्षमा के पर्याय के बारे में बताया है कि जो राजक्षमा का पर्याय होता है वो रोगराट होता है, क्योंकि सबसे पहले ये नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था, इसलिए हम इसे रोगराट बोलते हैं। इसको शोष रोग भी बोलते हैं, इसको क्षय बोलते हैं, ज्वर बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, कंजप्शन बोलते हैं, पुलमोनरी ट्यूबरक्लोसिस और राजा का रोग भी बोलते हैं। सभी जो होते हैं ना, इनके पर्याय थे। और हम लोगों ने राजक्षमा के निदान के बारे में पढ़ा। राजक्षमा के भेद कौन कौन से होते हैं, निदान के आधार पे कौन कौन से भेद होते हैं, लक्षणों के आधार पे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। मैंने बताया कि लक्षणों के आधार पे जो भेद होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्रिरूप राजक्षमा, षड्रूप राजक्षमा, एकादश रूप राजक्षमा। और हम लोगों ने राजक्षमा के लक्षण भी, त्रिरूप राजक्षमा का लक्षण, सदरूप राजक्षमा का लक्षण, एकादश रूप राजक्षमा का लक्षण भी पढ़ा है, और ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजक्षमा की साध्यता के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई राजक्षमा से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसमें बल मांस क्षीण नहीं है, मतलब उसमें बल मांस की पुष्टि है, तो वो राजक्षमा जो होता है ना, साध्य होता है। लेकिन अगर राजक्षमा से पीड़ित व्यक्ति है और उसमें बल और मांस क्षीण हो गया है, तो वो राजक्षमा असाध्य होता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बारे में थोड़ा सा मैंने समराइज़ करके बता दिया है कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में राजक्षमा के बारे में क्या क्या बताया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग राजक्षमा की चिकित्सा और चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग राजक्षमा की चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले चिकित्सा सिद्धांत यह है कि निदान परिवर्जन कराते हैं। राजक्षमा की पहली वाली वीडियो में मैंने निदानों के बारे में बताया है कि जो विप्रकृष्ट निदान होते हैं, जैसे कि वेग धारण, क्षय, साहस, विषम आसन, ये जो होता है ना, विप्रकृष्ट निदान होते हैं। सन्निकृष्ट निदान जो होते हैं ना, वो काश, अतिसाय, मधुमेह, प्रसूति रोग, ज्वर, शारीरिक कृष्णता और पोषणा अभाव जो होता है ना, ये सन्निकृष्ट निदान होते हैं। अन्य निदान भी इसके होते हैं। ठीक है, जैसे धूमपान, अति मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन, बाल विवाह और प्रसव के समय संक्रमण हो जाता है। ठीक है, ये सभी जो इसके निदान होते हैं, अगर हम उसका त्याग कर देते हैं तो उसी को हम लोग निदान परिवर्जन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चिकित्सा सिद्धांत ये है कि हमें निदान परिवर्जन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा बताया गया कि राजक्षमा त्रिदोषज व्याधि है, अतः दोषों के बलाबल का विचार करके अवस्था के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब हम जानते हैं कि जो राजक्षमा वो त्रिदोषज व्याधि होती है, तो दोषों के बल के अनुसार जो होता है ना, और अवस्था के अनुसार में चिकित्सा करनी चाहिए। राजक्षमा में क्षय की स्थिति में, अगर राजक्षमा से पीड़ित व्यक्ति या उसके शरीर में क्षय हो जाता है तो हमें प्रेमघट चिकित्सा करनी चाहिए और मांस रस का सेवन करना चाहिए। चौथा दिया है कि राजक्षमा में शूल की स्थिति में, मतलब अगर राजक्षमा से पीड़ित व्यक्ति है, अगर शूल की स्थिति है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के श्वेद, परिषेक, उपनाद, नाड़ी स्वेदन और आलेप आदि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, शूल की स्थिति में ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए। अगर राजक्षमा से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसमें दाह की स्थिति है, तो शीतल तैल से अभ्यंग और परिषेक करना चाहिए। ठीक है, राजक्षमा में हम लोग नश्य कम भी करा सकते हैं। मतलब कि राजक्षमा से अगर पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, तो वो अगर बकरी के दूध का सेवन करता है, घृत का सेवन करता है, अगर उनके रक्त से स्नान करता है, उनके मूत्र, पुरुष, उबटन एवं भक्षण तथा बकरियों के बीच में निवास करता है, तो राजक्षमा के रोगी में ये जीवनप्रद होता है। मतलब राजक्षमा से पीड़ित रोगी अगर बकरियों से जो भी उत्पाद मिलता है उनका सेवन करता है, ठीक है, उनके रक्त से स्नान करे, मूत्र, पुरुष का सेवन करे, ठीक है, उसका मूत्र पुरुष आदि से उपटन करे, उसका भक्षण करे, बकरियों के बीच में निवास करे। ठीक है, तो राजक्षमा के रोगी के लिए जो होता है ना, बहुत ही लाभदायक होता है। 8वां बताया गया है कि आचार्यों ने राजक्षमा को औपसर्गिक रोग बताया है, अतः रोगी के वस्त्र, आभूषण, पात्र एवं आसन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा रोगी के मल, मूत्र, थूक आदि को भी यथासंभव नष्ट कर देना चाहिए, ताकि इस रोग का संक्रमण ना हो सके। मतलब कि बताया गया कि अगर राजक्षमा का जो रोगी है, ठीक है, राजक्षमा एक औपसर्गिक रोग है, मतलब कि ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आसानी से फैल सकता है। तो जो राजक्षमा से पीड़ित व्यक्ति है, उनके वस्त्र, आभूषण, पात्र और आसन जो होते हैं ना, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर राजक्षमा से पीड़ित व्यक्ति का मल, मूत्र है, थूक है, तो उसको जो होता है ना, नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये संक्रामक व्याधि है, तो वो आसानी से फैल जाती है। राजक्षमा में बताया गया है कि राजक्षमा में विड बल की रक्षा करनी चाहिए। तो राजक्षमा में विड बल की रक्षा क्यों करनी चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक श्लोक है। इसका श्लोक है, तस्मिन् काले पचत अग्निर्दत्तं कोशंस्तम मलि भवति तत्प्राय कल्पते किंचित दोषे तस्मात् पुरुषं संरक्षम विशेषाद्रज यश्मिड़ा स धातु क्षय आत्र से बलम तस्ही विड बलम। ये चरक चिकित्सा 8 का श्लोक है। बताया गया है कि राजक्षमा के उत्पन्न हो जाने के बाद खाया हुआ अन्नपान जो कोष्ठ में रहता है उसको अग्नि पचाती है, किंतु जो पचा हुआ अन्न रस होता है ना, वो प्राय मल बन जाता है
और उसमें कुछ थोड़ा सा भाग ओज बन जाता है। मतलब कि राजमा से पीड़ित व्यक्ति जो होता है ना, जो जब वो अन्नपान का सेवन करता है तो जब वो कोष्ठ में जाता है तो अग्नि उसे पचाती है, लेकिन जो पचा हुआ अन्न होता है ना, वो अन्न रस जो होता है ना, वो प्राय मल बन जाता है, उसमें बहुत कम मात्रा में ओज बन पाता है। कि तात्पर्य यह है कि अन्न रस पूर्ण रूप से मल ही बन जाता है। यानी कि जो राजमा से पीड़ित व्यक्ति है, जब वो खाता है तो जो पचता है उसका भोजन, वो पूरे का पूरे रूप वो पूरा का पूरा ज़्यादातर जो होता है ना, उसके अन्न रस का पूरा भाग जो होता है ना, मल ही बन जाता है। अन्न रस जब मल बन जाता है तो रस रक्त आदि धातुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। ऐसी अवस्था में राजमा रोग से पीड़ित व्यक्तियों के पुरुष की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण धातुओं के क्षय हो जाने से पीड़ित यक्षमा के रोगियों का बल पुरुष के बल पर ही आश्रित होता है। मतलब दिया है कि राजमा से पीड़ित व्यक्ति जो होता है, जो भोजन करता है, वो जब कोष्ठ में जाता है तो अग्नि उसे पचाती है। जब अग्नि पचाती है तो जो मतलब अन्न रस होता है ना, वो ज़्यादातर तो भाग उसका मल ही बन जाता है, बहुत कम मात्रा में ओज मतलब कि रस बनता है। ठीक है, तो मतलब हम जान गए कि अन्न रस जो मतलब हम सेवन कर रहे हैं वो पूरा का पूरा मल ही बन जा रहा है। ठीक है, तो रस रक्त धातु का निर्माण नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में जो रोगी होता है ना, उसकी हमें पुरुष की ही रक्षा करनी है। मतलब रस रक्त धातु का तो निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो उसका जो पुरुष होता है ना, उसी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सारे धातुओं का क्षय हो जाता है। तो इससे यक्षमा से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, उसका बल जो होता है ना, पुरुष के बल पे ही आश्रित होता है। तो मतलब राजमा की पीड़ित जो व्यक्ति होता है, उसके हमें पुरुष की रक्षा करनी चाहिए, है कि राजमा में विट बल की रक्षा करनी चाहिए। अब हम लोग राजस्वा में वमन विरेचन कैसे कराते हैं इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि राजस्वा से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, उसमें उसमें बल मांस क्षीण हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। तो अगर हम उसमें वमन विरेचन करा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे कराते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कि इसमें हम लोग पुरुष की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित एक श्लोक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसकी हिंदी पढ़ेंगे। कि और ये सब जो होता है ना, मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वाइवा में पूछ सकता है, कि जैसे कि वमन विरेचन अगर हम लोग कराते हैं राजस्वा में तो कैसे कराते हैं, या फिर हम लोग विट बल की रक्षा इसमें राजस्वा में क्यों मतलब करते हैं। ये सब जो है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इसको लर्न करें ना करें, थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। राजस्वा में वमन और विरेचन दिया है कि दोसादे का नाम वमनम षष्ठे सविरेचनम स्नेश्वेदोपन्ना नाम शश्वेदम यत्र कर्षणम सोसी मुंजति गात्राणी पुरुष इंस्तन सनादपि। चरक चिकित्सा 8 में ये श्लोक है। दिया है कि यक्ष्मा रोग से पीड़ित जिन रोगियों में दोषों की अधिकता होती हो, ऐसे रोगियों को स्नेह स्वेदन करने के बाद स्नेहयुक्त मृदु वमन देना चाहिए। मतलब दिया है कि राजमा से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उनमें जब दोष की अधिकता रहती है, मतलब राजमा से पीड़ित है तो उसमें दोषों की अधिकता भी है, तो उसमें सबसे पहले जब हम लोग राजमा से पीड़ित व्यक्ति जब चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्नेहन स्वेदन करा लेते हैं। ठीक है, स्नेहन स्वेदन कराने के बाद जो होता है ना, हम लोग स्नेहयुक्त मृदु वमन कराते हैं। ठीक है, मृदु वमन कराते हैं इसमें, न कि तीक्ष्ण वमन कराते हैं, इसमें हम लोग मृदु वमन कराते हैं। वमन के बाद जब बल प्राप्ति हो जाने पर स्नेहन स्वेदन के पश्चात स्नेहयुक्त विरेचन देना चाहिए। ठीक है, जब वमन कराते हैं तो जब हम देखते हैं कि वो थोड़ा बहुत उसके अंदर बल आ गया है, तो उसके बाद पुनः हम लोग स्नेहन स्वेदन कराते हैं और स्नेहयुक्त विरेचन कराते हैं। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वमन विरेचन द्वारा रोगी के शरीर में कृशता ना हो जाए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग वमन विरेचन कराते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम वमन विरेचन करा रहे हैं तो जो रोगी है वो बहुत ज़्यादा कृश ना हो जाए, क्योंकि पुरुष के निकल जाने से भी रोगी की अल्प गात्र को छोड़ देता है। मतलब कि जब हम लोग वमन विरेचन राजस्वा के रोगी को कराते हैं तो हम देखते हैं कि रोगी कहीं पतला तो नहीं होता जा रहा है, क्योंकि विट बल की रक्षा के बारे में मैंने आपको बताया है कि हम राजस्वा से पीड़ित व्यक्ति पुरुष की रक्षा करते हैं, क्योंकि पुरुष ही उसका बल होता है। इसलिए बताया गया क्योंकि पुरुष के अगर वमन विरेचन करा रहे हैं, अगर उसका पुरुष निकल जा रहा है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वमन विरेचन अगर हम लोग करा रहे हैं तो कैसे कराएंगे, क्या क्या हमें देखना है कि क्या हो। अगर उसमें कृशता आ रही तो फिर हम नहीं कराएंगे, क्योंकि पुरुष जो होता है अगर निकल गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यदि रोगी के बल का विचार न कर उससे अधिक मात्रा में विरेचन देने से अधिक मल का निषण हो जाए तो रोगी की मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तो वही बताया गया है कि अगर रोगी का हम लोग अगर बल के विचार का मतलब वही बताया मैंने कि रोग के बलाबल के अनुसार और अवस्था के अनुसार जो होता है ना, राजमा की चिकित्सा करनी चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। अभी तक मैंने आपको राजमा के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में बताया, विट बल की रक्षा के बारे में बताया।
ठीक है। वमन विरेचन अगर हम लोग राजमा में करा रहे हैं तो कैसे कराएंगे। अब हम लोग राजमा के संशोधन चिकित्सा और संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग संशोधन चिकित्सा के बारे में देखेंगे कि हम लोग संशोधन चिकित्सा में क्या क्या करा सकते हैं राजमा के रोगी को। राजमा का अगर रोगी है तो उसमें हम लोग स्नेहन स्वेदन करा सकते हैं, मृदु वमन और मृदु विरेचन करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वमन विरेचन अगर हम लोग कराते हैं तो सबसे पहले स्नेहन स्वेदन कराते हैं, फिर स्नेहयुक्त मृदु वमन कराते हैं, फिर जब उसके अंदर बल प्राप्ति हो जाती है तो फिर से स्नेहन स्वेदन कराते हैं और फिर मृदु विरेचन कराते हैं। ठीक है। अनुवासन का अस्थि दे सकते हैं हम और नश्य कर्म करा सकते हैं। ये सारी संशोधन चिकित्सा हम लोग राजमा के रोगी में कर सकते हैं। अब मैं आपको संशमन चिकित्सा के बारे में बताऊंगी कि संशमन चिकित्सा में हम लोग कौन कौन सी औषधियाँ दे सकते हैं राजमा के रोगी को। इसमें जो औषधि दे सकते हैं उसको हम एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। जामुवंत राज हेम सीता, जामुवंत राज हेम सीता एवं 10-5-54 है। मतलब इस ट्रिक के द्वारा हम लोग संशमन चिकित्सा के बारे में मतलब कुछ औषधियों के बारे में जान जाएंगे। जैसे कि जामुवंत राज हेम सीता एवं 10-5-54 है। जामुवंत की जौ से जयमंगल रस लेते हैं। ठीक है। मौ से महालक्ष्मी विलास रस, वसंत मालती रस ले सकते हैं। ठीक है। जामवंत के तौ से तारी शादी चूर्ण ले सकते हैं। राज से राज मृगांक रस ले सकते हैं। हेम सीता के हेम से हेम गर पोटली रस ले सकते हैं और सीता से सीतोपलादी चूर्ण ले सकते हैं। संसमनी वटी ले सकते हैं। एव की अगर बात करें तो एव के ए से एलादी वटी ले सकते हैं, एलादी चूर्ण ले सकते हैं। 10 की बात करें तो 10 मूला रेश दे सकते हैं, द्राक्षा रेश दे सकते हैं। क्योंकि राजमा का जो रोगी होता है ना वो बहुत ही मतलब उसका शरीर का क्षय हो गया रहता है, तो हम लोग उसको वृंगण करने के लिए जो होता है ना 10 मूला रेश दे सकते हैं, द्राक्षा रेश दे सकते हैं, पंचमूल घृत दे सकते हैं। ठीक है। चौवन में जो च आया है उसके चंपरास दे सकते हैं। ठीक है। वासावली दे सकते हैं। ये सारी जो होता है संशमन औषधियों के रूप में हम लोग राजमा के रोगी को दे सकते हैं। के बारे में ओवरऑल आपको बता दिया, उसके पर्याय के बारे में, उसके निदान के बारे में। के बारे में मैंने एक श्लोक बताया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके निदान के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके भेदों के बारे में, निदान के आधार पे भेद 4 होते हैं। ठीक है। लक्षण के आधार पे 3 होते हैं। उसकी संप्राप्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया। चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।